हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट भी जुनैद में। आज हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण। पिछली क्लास में मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण। जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अगर जो लोग मेरे नए यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण। जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। उससे पहले मैं आपको रासायनिक अपक्रिया के बारे में बताया था, लेकिन आज हम इसका एक और टॉपिक है रासायनिक समीकरण। परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, रासायनिक समीकरण, और इसके अंतर्गत रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चालू करते हैं रासायनिक समीकरण। तो हम इसकी पहले आपको एक सिंपल परिभाषा बता देते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और संकेतों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों तथा उसके संकेतों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन एक और मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ दूसरी, कि रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों, अभिकारक उत्पाद होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मतलब जिनसे क्रिया होती है। जैसे एक ये एलिमेंट ये होता है, एक एलिमेंट ये चीज़ जो मेरी होती है ये अभिकारक होती है, और जो तीसरा तत्व बनता है जाके दोस्तों ये मेरा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों के प्रतीकों, प्रतीक यानी कि सिंबल, प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। इसमें प्रतीकों का भी इस्तेमाल होता है, साथ ही इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, साथ ही इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। दोस्तों, भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ आप लिखते चलें। ठीक है, भौतिक अवस्था को वैसे दर्शाया जाता है, जान लेते हैं। पहले भौतिक अवस्था को बता देते हैं आपको। भौतिक अवस्था जैसे कि कोई यहाँ पे मेरा ठोस होता है, ठोस को क्या लिखते हैं दोस्तों, यस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो द्रव होता है, द्रव को किससे लिखते हैं, लिक्विड। उसके बाद में आता है मेरा गैस को लिखते हैं जी से। गैस को किससे लिखते हैं, जी से। उसके बाद जलीय विलयन, इसका भी उपयोग होता है, जलीय विलयन। इसको हम दोस्तों एक यानी कि एक कोश होता है ये मेरा। ठीक है, इसमें भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, और इसके प्रतीकों यानी कि सिंबल में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में क्या बताया था मैंने आपको, इनकी भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में मैंने बता दिया, जो ठोस होता है उसे एस से प्रदर्शित करते हैं, जो द्रव होता है उसे लिक्विड यानी कि एल से स्मॉल एल, और जो गैस होती है उसे जी से। जो जलीय विलयन, इसके अंदर एक जलीय विलयन भी आता है, उसे हम एक्वस कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इनके प्रतीकों यानी कि सिंबल में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हिंदी में रक्षण है, ये इनके नाम है। ठीक है, इसमें हम प्रतीक में अब ये अपक्रिया जो है प्रतीकों में कराएंगे। पहले मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। ठीक है, उसके बाद में आता है मेरा ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। उसके बाद में क्रिया जब कराएंगे ये होता है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम प्रदर्शित करते हैं MgO। इसका सूत्र होता है MgO। ये जो है ये अपक्रिया जो है ये प्रतीक से इसके सांकेतिक हो गए। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मेरे अभिकारक होते हैं। जो तीसरा तत्व बना है ये क्या होता है, ये उत्पाद कहलाता है। मेरा तीसरा एलिमेंट जो है उत्पाद कहलाता है। अभिकारक मिलकर ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये मैंने इसके प्रतीक बता दिया आपको। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो
इसलिए मैंने प्रतीकों का भी आपको करके बता दिया, ठीक है। और इसका एक और मैंने आपको बताया, इनकी भौतिक अवस्था भी परिवर्तन हो जाती है दोस्तों। भौतिक अवस्था कैसे परिवर्तित होती है, देखिए Mg है, Mg मेरा क्या होता है, मैग्नीशियम मेरा कैसा होता है, ठोस होता है दोस्तों। मैग्नीशियम कैसा होता है, ठोस होता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन ऐसे हो सकती है, मैग्नीशियम तो यहाँ पे ये ठोस हो गई, प्लस ऑक्सीजन मेरी एक गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, इसे G से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रिया जब कराएंगे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेरी ठोस होती है। ये क्रिया हो गई, इनके प्रतीक जो है, इनकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हुई, क्योंकि ठोस और गैस मिलके क्या बनाया, ठोस बनाया। मैग्नीशियम जो होता है ठोस होता है, उसके बाद में ऑक्सीजन ये मेरी गैस होती है। क्रिया करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ठोस होता है, ठीक है। और ये जो इस तरह की समीकरण है, इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि ये अभी संतुलित नहीं हुई। इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा, संतुलित कैसे करते हैं, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण ये अभी संतुलित नहीं है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, कंकाली। इसे क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण ये अभी संतुलित नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसमें द्रव्यमान संख्या इनकी बराबर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर Mg है, MgO, यहाँ पे इनकी द्रव्यमान संख्या अभी बराबर नहीं है। इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी ये संतुलित अपक्रिया नहीं हुई, क्योंकि अभी इसमें द्रव्यमान संख्याएं बराबर नहीं है इनकी, इसीलिए ये संतुलित नहीं। इसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया, कंकाली समीकरण। अभी ये कंकाली रिएक्शन मतलब कंकाली समीकरण, इसको संतुलित करने के लिए अभी हम आपको बताएंगे कि इस रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाता है। संतुलित समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। संतुलित समीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। संतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण इसके बारे में जानेंगे। संतुलित समीकरण के बारे में, संतुलित समीकरण, ठीक है। संतुलित समीकरण, इसकी डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों की दोनों ओर की द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों की द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की दोनों ओर की द्रव्यमान संख्याएं दोस्तों बराबर होती हैं, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। दोनों तरफ की जो होंगी द्रव्यमान संख्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, उसे ही हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों की दोनों तरफ की द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। अब हम जानेंगे कि संतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्या डिफिनेशन बताया इसकी, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों ओर की द्रव्यमान संख्याएं बराबर हो, संतुलित समीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस O2, क्या बनेगा, जल, यानी कि H2O। ये संतुलित नहीं है, ठीक है। ये भी संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो ये संख्या लिखी है, इनकी द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 2 है, यहाँ पे कितनी, 1। ये संतुलित नहीं है, इसे हम संतुलित करेंगे। 9th में आपने पढ़ा होगा कि संतुलित करने की इसमें हम एक चार्ट बना लेते हैं, सीखा होगा कि इसे कैसे संतुलित किया जाता है। इसमें हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे संतुलित दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 द्रव्यमान संख्या आई। ऑक्सीजन की कितनी है,
एक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये संतुलित नहीं है, इसलिए हम इसमें एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक तरफ हम लिख लेंगे प्रतीक, इसमें लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक, इसके बाद में लेंगे उत्पाद, मतलब तीसरा, ठीक है। वैसे में इसके संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन मैंने लिखी थी, यानी कि H2 प्लस O2 0 H2O। यहाँ पे प्रतीक कितने हैं, यहाँ पे 2 प्रतीक हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने तत्व हैं मेरे, 2 हैं। पहला क्या है, पहला हाइड्रोजन है यहाँ पे, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसे कैसे संतुलित करेंगे, देखिए यहाँ पे अभिकारक, अभिकारक में यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। और उत्पाद में, ये मेरा उत्पाद है, उत्पाद में कितना है, यहाँ पर भी 2 है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो संतुलित है मेरा, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे अभिकारक, ये इधर वाला पोर्शन जो होता है ये मेरा अभिकारक होता है, इधर वाला जो होता है ये उत्पाद कहलाता है मेरा। अभिकारक में कितनी ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या है, 2 है, कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 है। और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। तो ये संतुलित नहीं है मेरा, क्योंकि इसे संतुलित करने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये मेरी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई, ठीक है। इसमें हम अब रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा मेरा, 2H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, समीकरण संतुलित हो गई। ऐसे ही हम समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों की दोनों तरफ की द्रव्यमान संख्याएं जो होती हैं दोस्तों बराबर होती हैं, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया दोस्तों कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्रिया दोस्तों 5 प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। चलिए इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के बारे में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। थैंक यू।